पी ब्लॉक का लेक्चर लेके आए हैं। आज हम लोग देखेंगे नाइट्रिक अम्ल के बारे में। इसके पहले हम लोग नाइट्रिक अम्ल के बारे में बताया था कि नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला विधि क्या है। उसके बाद हमने व्यापक स्तर पर बताया था कि ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा किस तरीके से HNO3 का निर्माण होता है। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी HNO3 का केमिकल्स प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है, हीट। हीट मतलब ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव। यानी केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे देखेंगे हीट करने पर, यानी इफेक्ट ऑफ हीट। तो HNO3 को अगर हम हीट करते हैं तो जैसे इसको हीट करेंगे Na2H2O तथा नवजात ऑक्सीजन का निर्माण होता है। किसका यह होता है, इसे कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या कहते हैं, नवजात ऑक्सीजन। जो HNO3 होता है एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक। ये देखने में तो नवजात ऑक्सीजन है, ठीक है। इसको नवजात देखिए बहुत तेजी से क्या करता है कि इसको ऑक्सीकृत कर देता है, मतलब ये जाकर चीजों के साथ जुड़ जाता है। तो इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, इसके आगे लगा देंगे दो। जैसे हमने दो लगाया तो हाइड्रोजन दो हो गए, नाइट्रोजन कितने हैं, दो, और इधर कितने हैं, एक, तो इसके आगे लगा देंगे दो। और ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, और इधर कितने हैं, 2 दूना 4, 5 1 6। तो ऑक्सीजन पूरी तरीके से क्या हो गया, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। यानी HNO3 हमने सबसे पहले देखा कि हीट यानी ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है। जब HNO3 को हम लोग गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो नेटिव ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जिसे नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, नेटिव ऑक्सीजन। दूसरी अगर बात करें, अगर HNO3 को हीट किया जाए तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड तथा H2O का भी निर्माण होता है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसके आगे लगा देंगे 2। तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 6। ये भी रिएक्शन पूरी तरीके से क्या है, बैलेंस है। हमने देखा कि ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है इस पर, HNO3 पर। दूसरा हम देखते हैं कि अम्लीय व्यवहार कैसे करता है। यानी HNO3 एक प्रकार का अम्ल है, तो किस तरीके से वो अम्लीय व्यवहार करता है। यानी दूसरा जो पॉइंट है वो एसिडिक प्रॉपर्टी, यानी एसिडिक प्रॉपर्टीज, यानी अम्लीय गुण। अम्लीय गुण की अगर बात करें तो जैसे ही हम लोग HNO3 को जल के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, HNO3 को जल के साथ रिएक्शन करते हैं, ये नाइट्रेट तथा हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। किसके द्वारा, ये नाइट्रेट है, इसे कहते हैं नाइट्रेट, ये जो है यह हाइड्रोनियम आयन है। क्या है, हाइड्रोनियम आयन। यानी HNO3 एसिडिक बिहेवियर क्या कहता है, जैसे HO3+ जो है इसे हाइड्रोनियम अम्ल कहते हैं। ये अम्ल का क्या होता है, व्यवहार होता है। क्या होता है, अम्ल का व्यवहार है। अगर इसको क्षार के साथ अब क्रिया किया जाए, यानी अगर इस क्षार की बात किया जाए, यानी NaOH, अगर इसके साथ रिएक्शन कर दिया जाए तो नाइट्रेट्स का निर्माण होगा, यानी NaNO3 प्लस H2। यहां से देखिए क्या है, NaNO3 हो गया और HOH क्या बना देगा, H2। हमने देखा कि यह अम्लीय व्यवहार भी करता है और क्षारीय व्यवहार भी। जब भी किसी क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्रेट लवण तथा जल का निर्माण करेगा। ये क्या है, नाइट्रेट, यानी NaNO3, ये नाइट्रेट हो गया और ये क्या हो गया, जल हो गया। नाइट्रेट है या जल है। हमने ये देखा किस तरीके से इफेक्ट ऑफ हीट है, ऊष्मा का प्रभाव कैसे हो रहा है, किस तरीके से अम्लीय गुण हो रहा है, यानी धातु और अधातुओं के साथ किस तरीके से इसका ऑक्सीकरण होता है।
तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यह जिंक के साथ रिएक्शन कैसे करता है, और कॉपर के साथ रिएक्शन कैसे करता है, कार्बन के साथ रिएक्शन कैसे करता है, सल्फर के साथ कैसे रिएक्शन करता है, तो धातु और अधातुओं का ऑक्सीकरण कैसे होता है, इस सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं जिंक के साथ अपक्रिया। किसके साथ? जिंक के साथ अपक्रिया। किसके साथ? जिंक के साथ अपक्रिया। तो Zn HNO3, Zn HNO3। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट लेंगे यानी तनु विलयन, और एक बार हम लोग सांद्र विलयन लेंगे यानी कंसंट्रेटेड विलयन। यानी हम लोग देखेंगे किस तरीके से यह जिंक तथा जो जिंक है वो तनु और सांद्र के साथ अपक्रिया कैसे करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में भी आता है। तो जैसे ही हमने जिंक के साथ तनु या सांद्र के साथ रिएक्शन करें तो दो चीज हमेशा बनेगा। जैसे यहां पर बनेगा जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। क्या बनेगा? H2। इधर भी ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। जैसे हम डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन जैसे इसको याद करना पड़ेगा, यहां पर 10 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? 10 लगा दीजिए। और जैसे ही हम लोग जिंक का रिएक्शन तनु के साथ करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड्स का निर्माण होता है यानी NO2। और जैसे हम लोग सांद्र के साथ रिएक्शन करेंगे यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स का निर्माण करता है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। यहां पर कितने हैं? 10 हाइड्रोजन हैं, तो यहां पर क्या लगा देंगे? 5 लगा देंगे। ये भी क्या हो गया? 10 हो गया। नाइट्रोजन कितने हैं? इधर 10 हैं और इधर कितने हैं? 2, 4। तो यहां हमें 4 लगा देते हैं तो 2 दूना नहीं 2 और 4 दूना 8, 8 2 10। जैसे हमने लगाया तो जिंक को भी बैलेंस करना पड़ेगा, यहां लगा देंगे 4। क्या लगा देंगे? 4। अब आगे देखते हैं, जिंक बैलेंस हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन देते हैं 30 इधर हैं और इधर कितने हैं? 2 3 6 34 24 5 29 30। ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। तो ये चीज हमको याद करना पड़ेगा। तनु है इसीलिए हमको क्या है? ज्यादा मात्रा में क्या लेना पड़ेगा? HNO3 को लेना पड़ेगा। HNO3 को लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हम रख देते हैं 4। क्या रख देते हैं? 4। ऐसे करने का मतलब रिएक्शन किसी भी तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन जब तनु रहेगा तो हम लोग देखेंगे जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीकरण संख्या कम होगा, और जब सांद्र होगा तो जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? अधिक होगा। अगर यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो यहाँ पर 1 है ऑक्सीकरण संख्या, लेकिन अगर यहाँ बात किया जाए तो यहाँ पर 4 है। क्या है? 4 है। इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, जिंक 1 हाइड्रोजन 4 है, लेकिन यहाँ कितने हैं? 2। तो यहाँ लगा देंगे 2। ये भी 4 हो गया। अब देखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं? 12 है, तो 2 3 6 6 2 8। नाइट्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो इधर 2 हो गए, 2 इधर लगा देते हैं, ठीक है। तो जिंक देखिए बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। रिएक्शन पूरी तरीके से क्या है? बैलेंस है। तो ये रिएक्शन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि जिंक कंसंट्रेशन या डाइल्यूट या HNO3 के साथ अपक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कॉपर के साथ रिएक्शन करता है तो किसका निर्माण करता है। यानी अगर कॉपर की बात किया जाए, कॉपर देखिए तो हमेशा क्या है, हम लोग तनु और सांद्र दोनों के साथ अपक्रिया करेंगे। तो यहां पर हम ले लेते हैं तनु HNO3,
ये हमारा क्या है, तनु है, और यहाँ पर HNO3 इसको सांद्र ले लेते हैं। क्या लेते हैं, तनु विलयन सांद्र विलयन एक होता है, ठीक है। तो जैसे हम जब कॉपर के साथ अपक्रिया करते हैं तो यहाँ भी कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, यानी CuNO3 का होल ट्वाइस। इधर जो है, इधर भी कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, यानी CuNO3 का होल ट्वाइस। इधर भी जल बनाएगा और इधर भी जल बनाएगा। लेकिन ये तनु है, ये तनु है, तो यहां पर जो चीजें बनाती हैं यह नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन यहां पर NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो जैसे देखिए तनु अगर बात करें तो तनु जैसे करेंगे तो यहाँ पर हम 8 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 8, क्योंकि तनु की मात्रा अधिक मात्रा में लेना पड़ेगा। इस मूलक जो हमने लिया है 8, ये अधिक मात्रा में है, यह सांद्र है, आप लगा देते हैं 4। तो इस रिएक्शन को क्या हम करेंगे, बैलेंस करेगा। लेकिन मतलब ये चीजें याद होना चाहिए, या किसी भी तरीके से बैलेंस कर दे, लेकिन ये फिक्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कॉपर 1 है, इधर भी कॉपर 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं, लेकिन यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ लगा देंगे 4। ये भी बैलेंस हो गया। फिर देखिए नाइट्रोजन कितने हैं, इधर नाइट्रोजन 8 हैं, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 1 है। तो इसके आगे हम क्या करते हैं, यहां लगा देते हैं 3, और यहां भी लगा देते हैं 3। तो 3 कॉपर, 3 कॉपर, नाइट्रोजन 6 और यहाँ पर 2 लगा देंगे, 6 2 8, ठीक है। अब नाइट्रोजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब हम लोग देख सकते हैं ऑक्सीजन को, 24 इधर है, तो 2 3 6, 6 3 18, 18 2 20 2 24। ये भी रिएक्शन पूरी तरीके से क्या है, बैलेंस है। ये कॉपर नाइट्रेट है, ये भी कॉपर नाइट्रेट है। तो इस रिएक्शन को देख लेते हैं, Cu इधर है और Cu इधर है, ये भी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन को देखेंगे, हाइड्रोजन इधर 4 हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इसके आगे लगा देंगे 2, ये भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए 12, यानी 2 3 6, 6 2 8। अब नाइट्रोजन भी बैलेंस करना है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। अब देखिए कॉपर 1, नाइट्रोजन कितने हैं, 4, तो नाइट्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 12 है, तो 2 3 6, 6 2 8, 8 4 12। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सब रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, आपको दिमाग में ये सब रिएक्शन होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से कार्बन या आयोडीन के साथ अपक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है। यानी हम लोग देखते हैं आयोडीन तथा कार्बन सी के साथ अपक्रिया। देखिए आयोडीन तथा अगर कार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं, अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो आयोडिक अम्ल का निर्माण होता है, तथा कार्बन का रिएक्शन अगर HNO3 के साथ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ लिख लेते हैं आयोडीन I2, यहाँ पर लिख देते हैं कार्बन। आयोडीन का रिएक्शन HNO3 के साथ करना है और इसका भी रिएक्शन HNO3 के साथ करना है। जैसे हमने आयोडीन का रिएक्शन इसके साथ किया तो HiO3 यानी इसे कहते हैं आयोडिक अम्ल। दो चीजें हमेशा बनेंगी, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो H2O प्लस NaO2 यानी नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O प्लस NO2 का निर्माण होता है। तो दो चीज याद रखिएगा, जैसे ही आयोडीन या कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे तो H2O और NO2 का निर्माण अवश्य होगा। इस रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं
यहाँ पर आयोडीन 2 है, यहाँ पर आयोडीन 1 है, यहाँ लगा देंगे 2। यह जो है इसे आयोडिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोडिक अम्ल। ठीक है। अब देखिए आयोडीन बैलेंस हो गया। हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? मान लीजिए हम यहाँ पर 10 लगा देते हैं। अगर आप कुछ भी लगा देते हैं, तो जैसे हमने 10 लगाया तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 10। यहाँ 2 है, यहाँ लगा दीजिए 5। ठीक है, बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन कितना है? इधर 10 है, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो इसके आगे लगा देंगे 10। तो ये भी पूरे तरीके से क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 30 है, क्या देखेंगे? 10 दूना 20, 10 दूना 20, अब 20 नहीं, गड़बड़ हो गया, यहाँ 4 होगा ना, 4 दूना 8 2 10। अब देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था। आयोडीन 2 है, ठीक, आयोडीन 2 है, हाइड्रोजन 10 है, तो 4 2 8 2 10, ये भी बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन 10 है, तो नाइट्रोजन 10 है। ऑक्सीजन देखिए कितने हैं? 30, इधर भी कितने हैं? 20 6 26, 26 4 30। उसी तरीके से जब कार्बन को हम लोग HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O तथा NO2 का निर्माण होता है। देखिए एक कार्बन है, यहाँ हम 4 लगा देते हैं। अगर जैसे आप 4 लगाएंगे, अब देखिए कार्बन तो 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 लगा दे तो हाइड्रोजन क्या पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन 4 है, यहाँ लगा देंगे 4। अब ऑक्सीजन देखिए 4 3 12, यहाँ कितने हैं? 4 2 8, 8 2 10, 10 2 12। ये रिएक्शन पूरे तरीके से क्या है? बैलेंस है। ये रिएक्शन पूरे तरीके से बैलेंस है। यानी हमने देखा कि आयोडीन तथा कार्बन के साथ अगर आप क्रिया कर रहे हैं, तो आयोडीन को किसमें? आयोडीन आयोडिक अम्ल में चेंज हो जा रहा है, और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जा रहा है। तो ये रिएक्शन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर के साथ रिएक्शन करते हैं HNO3 का, किसका निर्माण होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, यानी H2SO4 प्लस H2O प्लस NO2। इस रिएक्शन को बैलेंस अगर करते हैं, हमने यहाँ लगा दीजिए 6 जैसे लगाया तो सल्फर 1, हाइड्रोजन इधर 6 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं? इधर हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ हम 2 लगा देते हैं, 2 दूना 4 2 6। ठीक है, नाइट्रोजन कितने हैं? 6, इधर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ 6 लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन भी बैलेंस, नाइट्रोजन भी बैलेंस। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, तो कितने हैं? 6 दूना 12, अब 12 4 16, 16 2 18। ये भी रिएक्शन क्या पूरी तरीके से बैलेंस है। और रिएक्शन की अगर बात किया जाए, जैसे मान लीजिए अगर हम बेंजीन के साथ रिएक्शन करें, किसके साथ? बेंजीन के साथ रिएक्शन करें, किसका? HNO3। इसको हम इस तरीके से ना लिखेंगे, हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। इसको इसको कहते हैं नाइट्रीकरण। क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण। जैसे इसके साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन इसके साथ क्या होगा? H2 के साथ बाहर हो जाएगा, और ये N2 यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, और यहाँ पर H2 हो गया बाहर। तो इसको कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या कहते हैं? नाइट्रोबेंजीन। और ये क्या है? जल है। क्या है? जल है। तो यह HNO3 की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं थी। हमने ये देखा कि किस तरीके से कॉपर के साथ रिएक्शन किया, जिंक के साथ रिएक्शन किया, किस तरीके से आयोडीन के साथ रिएक्शन किया, किस तरीके से सल्फर के साथ रिएक्शन किया। हमने ये भी देखा किस तरीके से किसी बेंजीन के साथ HNO3 का रिएक्शन करते हैं, तो किस तरीके से नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या क्या उपयोग है, यानी HNO3 का उपयोग क्या क्या
है। तो H2NO3 का उपयोग जो है वो कृत्रिम रेशम को बनाने के लिए होता है। किसमें? कृत्रिम रेशम को बनाने के लिए होता है। विस्फोटक पदार्थ जैसे TNT, नाइट्रोग्लिसरीन, इन सबको बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो पीतल उतल के बर्तन होते हैं उस पर डिजाइन को बनाने के लिए विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पीतल, सोना तथा चांदी की जो सोना तथा स्वर्ण होते हैं उनके शोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। H2NO3 का क्या है? प्रयोग है। हम लोग देख लेते हैं कुछ ऑक्साइड्स के, यानी नाइट्रोजन्स के ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, यानी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन्स। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन्स की बात करें तो बहुत सारे ऑक्साइड हैं। जैसे N2O, इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख दे रहा हूं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +1। उसी के साथ NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात किया जाए तो +2 होता है। क्या होता है? +2। एक होता है NO2 यानी नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड्स। अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात किया जाए तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? इसको X मान लेते हैं, +4। क्या होता है? +4। उसी के साथ और भी होते हैं N2O3 यानी डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड्स। अगर इसकी हम बात करें तो इसका ऑक्सीजन संख्या कितना होगा? 2X यानी +3। क्या होता है? +3। इसी के साथ N2O5 यानी डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड्स। अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात किया जाए तो इसका ऑक्सीकरण संख्या +5 होगा। ये कुछ ऑक्साइड हैं इसके नाइट्रोजन्स के। अगले लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि फास्फोरस, यानी फास्फोरस क्या चीज होता है, फास्फोरस के कितने अप्रूप होते हैं। फास्फोरस कहने का मतलब सबसे पहले मतलब हड्डियों के राख से बनाया गया था। एक चमकीला पदार्थ होता है। ये बहुत अधिक क्रियाशील होने के कारण फास्फोरस जो होता है वो मुक्त अवस्था में नहीं, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। फिर फास्फोरस के अप्रूप के बारे में बात करेंगे। लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, काला फास्फोरस। काला फास्फोरस भी 2 प्रकार का होता है, अल्फा और बीटा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको फास्फोरस के बारे में बताया जाएगा।